हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से जोरदार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी भले चंगे होंगे। और देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था और उसमें हमने दो टॉपिक आपको पढ़ाए थे। एक था आपका पीएम और दूसरा जो था वो लोअर हाउस लोकसभा। तो पिछली वीडियो में आपने लोकसभा और पीएम के बारे में चर्चा किया था और आज हम जो यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो आज का सेशन होगा, तो अभी लोकसभा के कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और एक नया टॉपिक यहाँ पर हमने जोड़ा है और वो अपर हाउस है, राज्यसभा। तो आज जो नया टॉपिक है वो राज्यसभा है और उसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि लोकसभा से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो राज्यसभा है और लोकसभा है। तो पिछली जो वीडियो हमने आपको यहाँ पर दिया था, तो जो हमने यहाँ पर चर्चा किया था, तो हम यही सोच सकते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने उसको देखा होगा, काफ़ी कुछ सीखने का कोशिश किया होगा आप लोगों ने। और आज जो क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस है तो वो मतलब बेसिक है। पिछले वीडियो की अपेक्षा थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार है, जिसको आप लोग जहरीले क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्योंकि जहरीले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको एग्जाम में देखते ही हम लोग जब बैठते हैं वहाँ पर तो दिमाग सनसना जाता है। तो दिमाग ना सनसनाने पाए उससे पहले यहाँ पर हम आपको इसके विषय में बताने के लिए आए हुए हैं। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि आपको जरूर समझाने में, आगे ले जाने में सहायता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है और कंटेंट पर भी है, तो बेसिक भी है। तो आप देखिए, आइए चर्चा करते हैं हम लोग इस पर। जो क्वेश्चन आज के दिए गए हैं, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है और आप लोग इसको पढ़िए, देखिए ये क्या पूछ रहा है। हालांकि जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा भी गया है और अगर आपने लोकसभा पढ़ा होगा, जो हमने यहाँ पर क्लास में चर्चा किया था, तो उसी पर आधारित है। तो जो बच्चे इसको पढ़े होंगे तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है स्पीकर से। तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर अपना कास्टिंग वोट को हिंदी में जो बोला जाता है, हिंदी में इसको निर्णायक मतदान कहते हैं। निर्णायक मतदान कहते हैं। तो निर्णायक मतदान जो होता है वो ऐसे समय पर होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का अभिरक्षक होता है, गार्जियन होता है, अभिरक्षक होता है और सदन की कार्यवाही का संचालन भी स्पीकर करता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो संचालन होता है उसकी अध्यक्षता भी यही करता है और सदन के जो सदस्य होते हैं उनसे प्रश्न पूछने की अनुमति भी यही देता है और उस प्रश्न पर चर्चा भी स्पीकर ही कराता है और चर्चा के साथ साथ मतदान भी कराता है और मतदान का परिणाम भी जारी करता है। और जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, मतलब जब पक्ष और विपक्ष जो अपोजिशन है, इन दोनों के मत जब बराबर हो जाएंगे, जब टाई हो जाएगा, जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं, तो जब बराबर की स्थिति आती है तो ऐसे समय पर आर्टिकल 100 का प्रयोग करके ऐसे समय पर कास्टिंग वोट या निर्णायक मतदान करने का अधिकार किसे है? तो आप बताएंगे ऐसे समय पर निर्णायक मतदान या कास्टिंग वोट कौन कर सकता है? स्पीकर कर सकता है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करेंगे जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 50 वोट मंत्री परिषद की ओर से पड़ा और 50 वोट मान लीजिए अपोजिशन की ओर से पड़ा, तो तुरंत आर्टिकल 100 का प्रयोग करके अध्यक्ष होने की वजह से जो स्पीकर है वो कास्टिंग वोट करके और वो चाहे तो बिल को पारित करे। हालांकि पारित ही करेगा क्योंकि स्पीकर जो होता है वो सत्ता पक्ष से होता है, तो इसलिए कास्टिंग वोट का प्रयोग करके निर्णायक भूमिका बना करके और उसके बाद
विधेयक को पारित कर सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। यह अधिकार उपाध्यक्ष को नहीं है बल्कि स्पीकर को दिया गया है। तो देखिए कास्टिंग वोट ये कब करेगा? सरकार को बचाने के लिए। ये गलत है। संविधान में संशोधन के मामले में गलत है। आपातकाल के मामले में ये भी गलत है। तब जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, तो ये जो बराबर मत हो रहा है, ये बराबर मत जो हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है? पक्ष और विपक्ष के बीच में हो रहा है। तो कास्टिंग वोट जो ये करता है ये किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आप तुरंत बताइएगा। जो आर्टिकल होगा वो 100 में होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी है। तो पहले का डी है, अर्थात कास्टिंग वोट का प्रयोग ये तब करेगा जब पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएंगे, टाई हो जाएगा, तब आर्टिकल 100 का प्रयोग करके ये निर्णायक मतदान या कास्टिंग वोट कर सकता है। हालांकि डिप्टी स्पीकर को कास्टिंग वोट करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। हाँ, जब स्पीकर नहीं होगा, तो जब स्पीकर नहीं होता तो इसके ना रहने पर जब डिप्टी स्पीकर यहाँ पर अध्यक्ष की भूमिका में होगा तब ये कास्टिंग वोट करेगा, अन्यथा डिप्टी स्पीकर को कास्टिंग वोट करने का अधिकार नहीं है। तो इसका है डी हो जाएगा। ना तो प्रोटेम स्पीकर कास्टिंग वोट कर सकता है, ना ही प्रोटेम स्पीकर, मतलब प्रोटेम स्पीकर भी कास्टिंग वोट नहीं करेगा, डिप्टी स्पीकर भी कास्टिंग वोट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? तो आप बताएंगे, उसका नाम है स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको आराम से जब पढ़ेंगे तो पढ़ते जो है वो निकलने यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। एक से एक बातें यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसके बारे में? लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो इसमें यह कह रहा है कि कौन सा एक कथन है जो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो इसमें आपको स्पीकर के बारे में पढ़ना है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा रेफरेंस है या स्टेटमेंट्स है जो लोकसभा स्पीकर के बारे में सही नहीं है। तो उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। बिल्कुल है। वो अध्यक्ष के रूप में स्पीकर अनिश्चित काल के लिए सदन को, लोकसभा को जो है वो समाप्त कर सकता है। पहला सही है। उसके पास 17 अवसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। तो देखिए 17 अवसान जो किया जाता है, तो 17 अवसान जो प्रोग्रेशन होता है, तो ये प्रोग्रेशन या 17 अवसान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को है। और भारत का राष्ट्रपति जो 17 अवसान करता है वो आर्टिकल 85 में करता है। तो जब 17 अवसान हो जाएगा, सत्र की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी, तो सत्र की समाप्ति की घोषणा में, सत्र की समाप्ति के समय में जो स्पीकर है वो सदन नहीं बुला सकता है। तो सदन को बुलाने का अधिकार नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा ये गलत है, क्योंकि 17 अवसान के बाद 17 अवसान जो है ये राष्ट्रपति करता है। और जब ये 17 अवसान हो जाएगा, सेशन की समाप्ति घोषणा हो जाएगी, तो ऐसे समय पर इसे सदन को बुलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये गलत है। सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक में पहले तक वो अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही है। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर भी उसे पद से हट जाना होता है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला सही है, क्योंकि स्पीकर अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही को समाप्त कर सकता है, ये सच्चाई है। उसके पास 17 अवसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति नहीं। 17 अवसान राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जब 17 अवसान कर देगा तो फिर इसे बुलाने की शक्ति यहाँ पर नहीं होगी। जब सेशन शुरू होगा तभी बुलाएगा और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तब इसे बुलाने का अधिकार नहीं। तो देखिए सदन के अंदर बैठक को जो समाप्त करता है तो सेशन के अंदर बैठक को समाप्त स्पीकर करेगा
और सेशन को समाप्त करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। तो जब राष्ट्रपति सेशन समाप्त कर देगा, सत्र अवसान कर देगा, सत्र की समाप्ति घोषणा कर देगा, तो फिर ये राष्ट्रपति जो है जब ऐसा कर देगा तो स्पीकर को फिर बुलाने का अधिकार नहीं दिया गया है, ये गलत है। बाकी सदन में भंग होने के बाद भी वो अपने अध्यक्ष पद पर रहेगा और जब तक नई लोकसभा गठन नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो आप बताएंगे ये बी सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि सत्रावसान जब राष्ट्रपति घोषित करता आर्टिकल 85 में, तब इसे समाप्त करने, तब इसे बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, इसलिए सेकंड सही है। सेकंड इसका सही है, बाकी और तो ये सब कर सकता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा इज जनरली 5 years। अर्थात ये पूछ रहा है कि लोकसभा का ड्यूरेशन, लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष की है। तो आमतौर पर लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन अब इसमें ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष कब से कब तक होता है, अर्थात कब से इसकी गिनती शुरू होती है। तो लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है, तो इसमें कब से मानी जाएगी ये आपको यहाँ पर देखना है, और आपको जो है ड्यूरेशन की शुरुआत कब से होती है ये चीज आपको यहाँ पर खंगालनी है। तो चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से नहीं, चुनाव जब परिणाम घोषित हो जाता है तो घोषित होते ही क्या तुरंत सरकार बन जाती है? और अगर सरकार बन भी जाती है तो क्या सेशन शुरू हो जाता है लोकसभा का? तुरंत नहीं होता है, पहला गलत। प्रथम बैठक की नियत तिथि से, बिल्कुल जब लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तो प्रथम बैठक की तिथि से, प्रथम बैठक की तिथि से, प्रथम बैठक की तिथि से अगले कितने वर्ष तक? तो अगले 5 वर्ष तक हो सकती है। तो अगले 5 वर्ष तक, तो देखिए इसमें यही पूछ रहा है कि सामान्यतः 5 वर्ष तक होती है लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन कब से इसकी गिनती शुरू होती है? तो सदन के प्रथम बैठक की तिथि से और अगले 5 वर्ष तक। और ये जो मामला है ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 83 सेकेंड में। तो 83 सेकेंड में ये कहा गया है लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से, प्रथम बैठक की तारीख से अगले 5 वर्ष तक माना गया है, अगले 5 वर्ष तक होता है। तो ये आप कह सकते हैं सेकेंड ऑप्शन सही है। बाकी सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि से गलत है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि से ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ कौन सही है? प्रथम बैठक की तारीख से। तो प्रथम बैठक की तारीख से लोकसभा की गिनती की शुरुआत होती है और अगले कब तक जाती है? 5 वर्ष तक जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अगर देश में 352 लग गया है, 352 में क्या है? तो 352 में आप बताएंगे राष्ट्रीय आपात। देश में यदि राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया गया है तो राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे जो बड़ी लोकसभा का कार्यकाल था वो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था इंदिरा जी के शासनकाल में। तो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब ये जो इसका कार्यकाल है वो कब से कब तक है, तो आप बताएंगे प्रथम बैठक की तारीख से अगले 5 वर्ष तक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आ गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, छोटा जरूर है लेकिन पेचीदा है, घुमावदार है। तो देखिए लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? अर्थात आप कह सकते हैं जो डिस्कशन होता है, आम बहस जो होती है वो किस स्तर पर होती है? तो देखिए हमारे संविधान में 3 वाचन दिया गया है, 3 वाचन की चर्चा की गई है। तो जैसे इसमें जो है 3 बार होता है, प्रथम वाचन होता है,
प्रथम वाचन फर्स्ट रीड, प्रथम वाचन फर्स्ट रीड, द्वितीय वाचन सेकंड रीड, द्वितीय वाचन सेकंड रीड, और तीसरा थर्ड रीड होता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन मतलब थर्ड रीड होता है। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि जब कोई भी बिल पारित होता है तो उसमें कितने प्रकार के वाचन होते हैं, तुरंत बताइएगा। जब कोई भी बिल पारित होता है उसको 3 चरणों से गुजरना होता है, फर्स्ट रीड, सेकंड रीड, थर्ड रीड, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। तो प्रथम वाचन में क्या होता है, तो प्रथम वाचन में प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा। जिसको जैसे प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो आप बताएंगे बिल मान लिया जाएगा, विधेयक मान लिया जाएगा। और दूसरे वाचन में जो होता है वो बहस होता है। दूसरे वाचन में क्या होगा, डिस्कशन होगा, बहस होगा। और तीसरे वाचन में वोटिंग होती है, मतलब क्या होता है, मतदान होता है। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस, जो यहाँ पर जनरल डिस्कशन होता है, निम्नलिखित में से किस लेवल पर होता है। मैंने बताया 3 लेवल है, फर्स्ट रीड, सेकंड रीड और थर्ड रीड। तो पहले में प्रस्ताव लाया जाएगा, दूसरे में बहस होगी और तीसरे में क्या हो जाएगा, मतदान हो जाएगा। बात किसकी पूछी जा रही है, आम बहस की। तो आम बहस ढूंढिए किस वाचन में, पहले में या दूसरे में या तीसरे में। तो मैंने क्या बताया था, इसमें जो है आपको बताना होगा बहस किस में है, सेकंड रीड में है, दूसरे वाचन में होगा, ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग में है, द्वितीय वाचन में है, सेकंड हो जाएगा, सेकंड। और तृतीय अगर पूछा जाता तो तृतीय में क्या है, तृतीय में आप बताएंगे मतदान है, मतदान हो जाता। लेकिन मतदान पूछा नहीं गया है, सिर्फ क्या पूछा गया है, डिस्कशन पूछा गया, आम बहस जो पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे, सेकंड बताएंगे। तो 3 प्रक्रिया है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो बहस किस में आ जाएगा, द्वितीय वाचन में। सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर है, सिविल स्तर का है, और इससे आपका जो लेवल है ये उठाने वाला क्वेश्चन, अर्थात आप ये ऊपर तक उड़ते चले जाएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है। तो देखिए आप इसको देखिएगा, अपना लेवल भी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें आरक्षण से संबंधित विकल्प यहां पर दिया गया। तो पहले आपको बता दें कि जो रिजर्वेशन की शुरुआत है राजनीति में, तो आरक्षण की जो शुरुआत है वो आप बताएंगे इतिहास में 1932 में है, और ये पूना पैक्ट से रिलेटेड है। पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, तो वहीं से आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो हमारा संविधान जब लागू हुआ तो संविधान में और लोकसभा में, संविधान में लोकसभा में 2 लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, हालांकि 3 लोगों को दिया गया था। वो 3 लोग जो थे रिजर्वेशन, उसमें SC, ST, शेड्यूल ट्राइब्स और एंग्लो इंडियन कौन लोग थे, एंग्लो इंडियन लोग थे, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन किस आर्टिकल में दिया गया था, 331 में। SC और ST को किस आर्टिकल में दिया गया है, 332 में दिया गया, 332 में दिया गया। लेकिन आपने सुना होगा कि 2019 में 104 अमेंडमेंट एक्ट में 104वें संविधान संशोधन में 2019 में जो ये एंग्लो इंडियन थे, जो 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, अब वो 331 को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। तो अब रिजर्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ है वो किसको है, SC को है और ST को है। तो SC और ST को लोकसभा में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो किस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है, 332 के द्वारा दिया जाता है। और 332 में जो रिजर्वेशन है वो आप बताएंगे SC और ST को है। तो SC की संख्या इस समय 84 है और ST की संख्या इस समय 47 है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको इस क्वेश्चन को सेट करना है। तो देखिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित, तो विधानसभा में जो है, लोकसभा में तो आप बताएंगे
330 है, 330 के तहत है, और विधानसभा में 332 है। तो देखिए लोकसभा में एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन है वो आप बताइएगा 330 ही बताना है, ये लोकसभा की बात हो रही। तो लोकसभा में 330 और विधानसभा में एससी एसटी को कितना है 332, तो विधानसभा 332 सही होगा और लोकसभा 330 सही होगा। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेट करना है। तो लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें एससी को है, तो मैंने बताया कि 84 सीटें एससी को दी गई है, ये सही है। लेकिन 44 सीटें एसटी को गलत है यहाँ पर, क्योंकि एसटी को हमने कितना बताया था, एसटी को 47 बताया था, जिसमें सबसे ज़्यादा एमपी के पास है, एमपी के पास 6 है, और उसके बाद गुजरात के पास कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। तो इसका जो है पहला ऑप्शन गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि एसटी के लिए 44 नहीं है, बल्कि 44 की जगह पर कितनी सीटें हैं, 47 है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग का गठन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है, और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो इसका अध्यक्ष होता है, वो इसका अध्यक्ष जो होगा वो आप बताएंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। केंद्रीय निर्वाचन अध्यक्ष केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, तो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो होता है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। 10 वर्ष के बाद इसका गठन होता है। दूसरा सही है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत है, स्पीकर नहीं करता है, बल्कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। तो देखिए एक बार फिर से आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो पहला है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है, आरक्षित है। तो एसटी के लिए 47 है, जबकि इसमें 44, इसलिए गलत हो गया, 44 की जगह पर 47 है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को रिजर्व करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल सही है। और परिसीमन आयोग का गठन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होती है, गलत है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं होती है, बल्कि किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा गलत है। तो इसमें से जो पूछना है, पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, ये गलत है। कथन 1 पहला सही, लेकिन कथन 2 और 3 गलत है, ये गलत हो जाएगा। आप बताएंगे कथन 1 सही है और कथन लेकिन 2 और 3 गलत है। तो इसमें जो है पहला गलत है, कथन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, केवल 2 सही है। इसमें जो आपको देखना है वो आप बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा सभी गलत है, नहीं सभी नहीं गलत है, बल्कि इसमें आप बताएंगे पहला और तीसरा गलत है। पहला तीसरा गलत है, इसका थर्ड हो जाएगा, पहला तीसरा गलत है, क्योंकि पहला इसलिए गलत हो गया 44 नहीं 47 है, और तीसरा इसलिए गलत हो गया परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो पहला तीसरा गलत और दूसरा क्या है, दूसरा सही है। तो दूसरा ये आपका सही है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, सी। पहला और तीसरा गलत और दूसरा जो है ये सही है, तो इसका जो हो जाएगा थर्ड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा में एसटी के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित रिजर्व सीटें हैं? तो सबसे अच्छी जो सीटें, मतलब सबसे रिजर्व जो सीटें सर्वाधिक पूछ रहा है, तो आप बताएंगे बिहार में एसटी के लिए। तो बिहार में एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी एक सीट नहीं है। मध्य प्रदेश में आप बताएंगे एसटी के लिए सबसे ज़्यादा कितनी सीटें हैं, 6 सीटें, और गुजरात के लिए उसके बाद कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं।
तो इसमें क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक आरक्षित सीटें। तो देखिए बिहार में एक भी नहीं एसटी के लिए, उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए एक भी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो फिर आप बताते एससी की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 17 है, लेकिन एससी का नहीं पूछ रहा, ये पूछ किसका रहा है, एसटी का। तो इसलिए एसटी तो बिहार का भी एक भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी एक नहीं है, मध्य प्रदेश का 6 है, गुजरात का 4 है। तो सर्वाधिक सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में, इसका थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड होगा। और जो भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा में, तो लोकसभा में जो रिजर्वेशन की बात है, तो लोकसभा में रिजर्वेशन की बात 330 है, और विधानसभा में रिजर्वेशन की बात 332 है। तो इसका थर्ड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीटें एमपी के पास है 6 सीटें, क्योंकि मध्य प्रदेश एसटी के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है, तो इसलिए इसकी सीटों की संख्या ज़्यादा है। और हमेशा याद रखिएगा, रिजर्वेशन किसी को भी दिया जाता है तो किसके आधार पर दिया जाता है, तो आप बताएंगे जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो प्रतिनिधि है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं, लोकसभा में 80 हैं, और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में आप बताएंगे 31 सीट है, 31 सीट है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या 29 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या लोकसभा में 48 है और राज्यसभा में 19 है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किसको दी गई हैं, तो उसी राज्य को दी जाएगी जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर एमपी का पूछा जाए तो लोकसभा में 29 सीट है और राज्यसभा में कितनी है, 11 सीट। महाराष्ट्र का पूछा जाए 48 है लोकसभा में, राज्यसभा का 19 है। आंध्र प्रदेश का 25 और राज्यसभा में 11 है। तो इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। अब ये नहीं पूछा जाता कि उम्र कितनी होनी चाहिए या कौन किसको हटा सकता है, ये सब नहीं पूछा जाता। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, खास करके सिविल लेवल पर। तो देखिए, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में राज्य और संघ शासित क्षेत्र के सीटें इसमें दी गई हैं। तो किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? इसमें यह पूछ रहा है कि जो संघ राज्य और राज्य की चर्चा है, तो इसमें ये पूछ रहा है इतनी जो भी यहाँ पर दिया गया, तो उसमें किस लाइन में सिर्फ 1 सीट है? तो किस लाइन में 1 सीट है? तो अरुणाचल प्रदेश में तो 2 सीट है, सिक्किम में 2 सीट है लोकसभा की, लक्षद्वीप में ये है। तो 2 और 1 दोनों का कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। गोवा की 2 है, मेघालय की 2 है, नागालैंड की 1 है। तो इसमें 2 गोवा की है, 2 मेघालय की है, नागालैंड की 1 है, अरुणाचल प्रदेश की 2 है, सिक्किम की 2 है और लक्षद्वीप की 1 है, और चंडीगढ़, मिजोरम। तो देखिए इसमें जो है इसकी आप बताएंगे सिक्किम की 1 सीट है, तो 2 अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की 1, लक्षद्वीप की 1, तो 2, 1 और 1, और गोवा की 2, मेघालय की 2, नागालैंड की 1, इधर चंडीगढ़ की 1, सिक्किम की 1, मिजोरम की 1, इधर मणिपुर की 2 हो जाएगी, दादरा नगर हवेली की 1 हो जाएगी, मणिपुर की 2 हो जाएगी, और हवेली की 1 है, पांडिचेरी की भी 1 है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा, निम्नलिखित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ
एक सीट है। इसमें किस कॉलम में ये पूछ रहा है कि कौन सा संघराज्य क्षेत्र या राज्य का लाइन में, अर्थात कौन सी ऐसी लाइन जिसमें एक एक सीटें दी गई हैं। तो मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश की 2 है, सिक्किम की 1 है, लक्षद्वीप की 1, तो 2 आ गया। ये तो गलत हो गया क्योंकि पूछ 1 रहा है। गोवा की 2, मेघालय की 2, नागालैंड की 1, ये भी गलत है। चंडीगढ़ की 1, सिक्किम की 1, मिजोरम की 1, ये सही हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन सही है क्योंकि ये जो है आपका मणिपुर 2 हो जाएगा, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड, चंडीगढ़ की 1 है, सिक्किम की 1 है, मिजोरम की 1 है। और अगर पूछा जाए कि सीटों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, जैसे मूल संविधान में 500 सीटें थी, फिर समय समय पर सीटों की संख्या को बढ़ाया गया था। तो 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में ये कह दिया गया था कि 2026 तक सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएंगी, लेकिन 26 के बाद तय है कि सीटों की संख्या लगभग 800 हो जाएगी। तो फिलहाल अभी इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और इसका जो हो जाएगा थर्ड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपको केवल कॉन्सेप्ट पर पता होना चाहिए और आप इसको टैली कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को टैली करना है, अर्थात एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ लोकसभा की सीटों की संख्या। तो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या 25 है। तमिलनाडु में सीटों की संख्या 39 है। छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 11 है। पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 43 है। और उसके बाद महाराष्ट्र बच रहा है, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के बाद 48 है। तो देखिए पहले का सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश पहले का सी 25, तमिलनाडु दूसरे का 39 ई, और छत्तीसगढ़ चौथे का बी, और पांचवें का वेस्ट बंगाल, तो पांचवें का डी हो जाएगा। तो पहले का सी होगा, मतलब आप ये कह लीजिए कि पहले का सी। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है तो उसमें आपको बताना है आंध्र प्रदेश का, तो इसमें ए का जो हो जाएगा, ए का जो आंध्र प्रदेश का है तो इसमें सी हो जाएगा। तो देखिए ये ए में जो दिया गया है तो 48 का आंध्र प्रदेश से गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ए है 48 है, तो इसको आपको जो है 3 में जाना पड़ेगा, अर्थात ए का 3 हो जाएगा, अर्थात ए का महाराष्ट्र 3 हो जाएगा। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, और उसके बाद सी का 1 हो जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसका डी हो जाएगा, क्योंकि 48 महाराष्ट्र में है तो 48 ए में है, तो महाराष्ट्र को आप मिलाएंगे तो 3 में हो जाएगा। फिर बारी है 11 सीटें छत्तीसगढ़ का है, तो बी का 4 हो जाएगा। फिर 25 किसकी है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, सी का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी, तो डी जो है वेस्ट बंगाल है, तो डी का जो है वेस्ट बंगाल 5 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन पहला जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था। अर्थात ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो है प्रथम जनजातीय अनुसूचित जनजाति जो लोकसभा अध्यक्ष थे, अर्थात एसटी लोकसभा अध्यक्ष जो थे, उनका नाम था पीए संगमा, और ये जो थे 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। और ये 1994 से लेकर 96 तक 2 वर्षों के लिए स्पीकर बने थे 11वीं लोकसभा के। तो अगर पूछा जाए पहला एसटी जो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स, तो आप बताएंगे उनका नाम है पीए संगमा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पीए संगमा जो है
ये राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं, 11वीं लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। और ये ऐसे स्पीकर हैं जो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए हैं। और अगर एससी पूछा जाए, पहला एससी लोकसभा स्पीकर कौन था, तो पहला एससी जो स्पीकर है वो जीएमसी बालयोगी हैं। पहला एससी स्पीकर जीएमसी बालयोगी हैं, बालयोगी जीएमसी बालयोगी हैं। लेकिन एससी नहीं पूछा जा रहा है, एसटी पूछा जा रहा है, तो पीए संगमा है। और अगर ये पूछा जाए कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो पहला लोकसभा अध्यक्ष जो था वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीबी मावलंकर। और ऐसा कौन सा स्पीकर था जो राष्ट्रपति के पद पर भी निर्वाचित हुआ था, तो कौन सा ऐसा स्पीकर है जो राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुआ था, तो उनका नाम था, आपको बताना होगा, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये स्पीकर भी रह चुके थे, स्पीकर भी रह चुके थे। और आप बता सकते हैं राष्ट्रपति भी थे और निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो स्पीकर से संबंधित कई सारी बातें हैं। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आपको जानना है वो ये पूछ रहा है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पीए संगमा है। 11वीं लोकसभा के स्पीकर बने थे और 2 वर्षों तक थे, 94 से लेकर 96 तक ये यहाँ पर रहे हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। और ये अब लोकसभा से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं बल्कि राज्यसभा से आ रहे हैं। तो देखिए राज्यसभा से क्वेश्चन आ चुका है और आपको पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के संदर्भ में, अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें जिस क्वेश्चन का मतलब ये पूछ रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और जो योग्यता होनी चाहिए उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अर्थात कौन राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, उसी में जो सही विकल्प है, जो सही स्टेटमेंट है, उसको हमें यहाँ पर चुनना है। तो देखिए हम पहले योग्यता बता देते हैं। तो ये आप तो जान रहे हैं कि वह भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, और गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट ना ले रहा हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो। तो 3 योग्यता तो आपको पता है। वह भारत का नागरिक हो, लेकिन नागरिक होना चाहिए, जन्म से नागरिक होना कोई जरूरी नहीं है। तो पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। ये 3 योग्यता आपको पता है। अब 3 योग्यता हम बता देते हैं। वह कम से कम 30, तो 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक। और जो अगली योग्यता है, जो बड़ी योग्यता है, वह भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक हो, किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक हो। इसका मतलब है कि जहां से आप रहने वाले हैं निर्वाचक हो, अर्थात जहां पर आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य से चुनाव भी लड़ सकते हैं, और दूसरे राज्य के भी हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप उस राज्य के चाहे निवासी हो या ना हो तो भी आप लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। बस पूरे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 543। तो 543 में से किसी एक में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो चुनाव आप लड़ सकते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में इसको सेलेक्ट करना है। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। मैंने बताया 30 वर्ष पहला सही है, पहला सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, सही है। जहां से उम्मीदवार को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की वोटर लिस्ट की
सूची में नाम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक हो, अर्थात जैसे आप लोग यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी के अगर रहने वाले हैं और यूपी में कहीं भी आपका मतदाता सूची में नाम है या कहीं भी भारत की किसी भी जगह पर मतदाता सूची में नाम है तो आप राजस्थान से भी चुनाव लड़ सकते हैं, केरल से भी लड़ सकते हैं, गुजरात से भी लड़ सकते हैं, आप मेघालय से लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जहां के रहने वाले हैं कोई जरूरी नहीं है वहां से चुनाव लड़े, आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बस शर्त इतना है कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से किसी एक के वोटर लिस्ट का नाम होना अनिवार्य है, अर्थात वोटर होना अनिवार्य है। तो ये कह रहा है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां का वोटर होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, कोई जरूरी नहीं है। कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा का और लोकसभा का। जैसे नरेंद्र मोदी रहने वाले गुजरात के हैं, चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से लेकिन चुनाव लड़ते हैं केरल से, तो कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। दूसरा गलत, पहला सही। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अगर लाभ के पद पर है तो फिर उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ये सही है। लाभ के पद पर है तो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, ये सही है। तीसरा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो पहला तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। सेकंड सही है, सेकंड इसलिए सही है उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। जहां से अभ्यर्थी निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की सूची, ये गलत है। दूसरा और तीसरा लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन हलवा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है। इसमें पूछ रहा है कि कौन राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो बता दीजिएगा कि भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और भारत के 543 संसदीय क्षेत्र में किसी एक जगह का अगर वोटर है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस टॉपिक को मैंने वहां पर पढ़ाया भी, अब यहाँ पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इसमें मतलब आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। भारतीय संसद के अपर हाउस, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम सेशन कब हुआ था, प्रथम बैठक कब हुआ था, तो राज्यसभा का जो गठन किया गया था, देखिए जो गठन हुआ कंपोजिशन, तो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, तो प्रथम बैठक आप बताएंगे, प्रथम बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। पहले ये काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया है। और राज्यसभा इसलिए किया गया है क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का करते हैं। जिसमें यही पूछ रहा है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो हमने बता दिया गठन 3 अप्रैल 1952 और पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को, तो इसका जो हो जाएगा 13 मई 1952, थर्ड ऑप्शन सही है। तो गठन जो है वो गठन आप बताएंगे, गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। ये लोकसभा का भी यही है, तो लोकसभा को पहले काउंसिल ऑफ पीपुल्स कहते थे और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट पर है, थोड़ा सा घुमावदार होगा, तो इसको आसानी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन लोगों को मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ही पता चल पाएगा, और इसको देखने में बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान क्वेश्चन है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें करना क्या है, तो पढ़ करके और ये देखना है कि इसमें से कौन सा एक सही क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके जो प्रत्येक दूसरे वर्ष
1/3 लोग प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 लोग, हर दूसरे वर्ष 1/3 लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। और ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसका कभी भी भंगीकरण नहीं होता, अर्थात इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। गलत है, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार नहीं है, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं है, अर्थात जिसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाएंगे बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आर्टिकल 66 में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने वाले कौन से लोग हैं, तो आप तुरंत बताइएगा। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में राष्ट्रपति के द्वारा इसकी सूचना दी जाती है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और ये प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग शामिल होते हैं वो प्रत्यक्ष होता है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। तो दूसरा गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होते हैं, और इनको चुनने वाले राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो दूसरा गलत है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। तो राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। तो आपको ये देखना है कि जो राज्यसभा का सभापति है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, सभापति, वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को जो चुनने वाले लोग होते हैं, राज्यसभा का जो सभापति है वो राष्ट्रपति नहीं है बल्कि उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति को चुनने में राज्यसभा का भी योगदान है और लोकसभा का भी योगदान है। तो राज्यसभा के सभी सदस्य चुनते हैं और लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं, जबकि ये कह रहा है कि राज्यसभा जल्दी यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। गलत है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को चुनने वाले लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य होते हैं, इसमें नॉमिनेटेड लोग जो होते हैं वो भी लोग भाग लेते हैं। तो तीसरा गलत है। दूसरा गलत, और इसलिए गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष मतदान होता है। और विधानसभा के सभी इलेक्टेड एमएलए लोग इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति को चुनने वाले राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। और भारत के महान्यायवादी को राज्य में बोलने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी को राज्य में बोलने का अधिकार राज्य में नहीं है बल्कि राज्यसभा है। तो राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है इनको बोलने का अधिकार, ये भी गलत है। महान्यायवादी जो होता है वो राज्यसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है, लोकसभा में भी बोल सकता है, दोनों में बोल सकता है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है, मतदान का अधिकार नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। तो देखिए, इसमें ये पहला सही है, इसलिए सही है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। दूसरा इसलिए गलत होता, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राज्यसभा शीघ्र अपने किसी सदस्य को सभापति चुनती है, गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा, इसका मतलब है राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, बोल सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं केवल सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, ए सही है, और उसके बाद बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है।
तो पहला सही, बी सी डी गलत है। अब इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आप ये अपने हिसाब से यहाँ पर ये देख सकते हैं, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, लगता है कि टाइप में थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पर नहीं, भूल गए हैं। तो पहला सही और दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है, तो ये पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब होता है एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संसद द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, गलत है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। ये वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, इसका थर्ड सही है। अर्थात ये जो है ना तो नियुक्त होता है, ना मनोनीत होता है, ना ही सेलेक्ट होता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, और आप बताएंगे ये एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, अर्थात स्थायी सदस्य नहीं होता है, बल्कि आप कह सकते हैं अस्थायी सदस्य होता है, ये अस्थायी सदस्य होता है। तो इसका थर्ड हो जाएगा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, स्थायी सदस्य नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य होता है। ये आप बताएंगे उपराष्ट्रपति का पद जो है 63 में है, और ये कहा गया है कि जो पदेन सभापति है तो पदेन सभापति 64 में है। तो पदेन सभापति जो दिया गया है ये 64 में है, और उपराष्ट्रपति 63 में है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अनन्य का मतलब यहाँ पर अनन्य पूछ रहा है, अनन्य का मतलब होता है जो किसी दूसरे को ये अधिकार न मिला हो। तो राज्यसभा, इसमें ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को ही अधिकार है? राज्यसभा को अनन्य अधिकार है, अर्थात लोकसभा को इसमें अधिकार नहीं है। तो आपने सुना होगा कि राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस का मतलब होता है उच्च सदन कहते हैं। तो उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 इन दोनों में से अनन्य अधिकार दिया गया है, अर्थात जो अधिकार इसमें दिया गया है वो अधिकार किसी और हाउस को या लोकसभा को नहीं दिया गया। तो 312 में अगर अखिल भारतीय सेवाओं के पदों को, अखिल भारतीय सेवाओं को अगर सृजित करना होता है तो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के लिए वो बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में। और 249 में क्या है? 249 में अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना होता है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद में जो बिल लाया जाएगा सबसे पहले आप बताएंगे राज्यसभा में लाया जाएगा। तो कहने का मतलब है 249 और 312 ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ 249 और 312 ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया है, इसमें लोकसभा को अधिकार नहीं है। तो 312 में अगर ऑल इंडिया सर्विस को नया किसी को जोड़ना हो या घटाना हो तो फिर वो ऑल इंडिया सर्विस के लिए राज्यसभा में बिल लाया जाएगा और 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पारित करा लिया जाएगा और फिर वह सेवा जो है ऑल इंडिया सर्विस में या अखिल भारतीय सेवा में बदल जाएगी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को अनन्य अधिकार है? तो 312 ढूंढिए, 249 ढूंढिए, इसमें जो भी अखिल भारतीय सेवा या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का विकल्प अगर दिया गया हो तो वही सही है। राष्ट्रपति
जी को हटाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करना नहीं। ये जितना अधिकार राज्यसभा को उतना अधिकार लोकसभा को है, तो ये तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए ये भी गलत है, दोनों को बराबर अधिकार है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये बिल्कुल सही है। अगर अखिल भारतीय सेवाओं के पदों को जारी करना है या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो, तब उसमें वह बिल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। अर्थात 312 और 249 का लोकसभा से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ नाता रिश्ता किससे है, तो सिर्फ और सिर्फ किससे है, राज्यसभा से है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए सही है। 312 अखिल भारतीय सेवा को अगर संस्तुति करना हो तो वह बिल राज्यसभा में लाया जाएगा और 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर ये पारित हो गया तो फिर अखिल भारतीय सेवा का एक नया पद यहाँ पर आ जाएगा। जैसे पहले IAS ही अखिल भारतीय सेवा में माना जाता था, तो अब IAS के साथ साथ IFS भारतीय वन सेवा को 1966 में मिला दिया गया है, भारतीय चिकित्सा सेवा को भी मिला दिया गया है। तो कुल मिलाकर के पहले IAS ही होता था, लेकिन अब IAS भी है, IFS भी है, IPS भी है। तो कहने का मतलब जो ऑल इंडिया सर्विस दिया गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया, 312 में दिया गया। तो किसी भी सर्विस को, सपोज करिए अगर रेलवे सर्विस को भी या डाक सर्विस को भी इसमें अखिल भारतीय सेवा में लाना हो तो सबसे पहले उसके लिए 312 का प्रयोग करके और वो बिल राज्यसभा में पारित करा दिया जाएगा और 2/3 बहुमत से अगर रेलवे के लिए वो बिल पारित हो गया तो रेलवे की सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में आ जाएगी, या कोई भी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में तभी आ पाएगी जब 312 का प्रयोग करके राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से उसे पारित कराया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा को अनन्य अधिकार 249 में है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए, और ऑल इंडिया सर्विस 312 के तहत इसे अनन्य अधिकार प्राप्त किया गया है। इसका थर्ड हो जाएगा, इसका थर्ड होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और देखिए इसमें पूछ रहा है लगभग वही पिछले वाले क्वेश्चन से संबंधित है। राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। इसमें राज्यसभा को लोकसभा, अच्छा इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि किस मामले में राज्यसभा कमजोर है, लोकसभा मजबूत है। तो महाभियोग चलाने के मामले में नहीं, महाभियोग के चलाने में राज्यसभा लोकसभा दोनों का 2/3 होना चाहिए, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए ये भी तो महाभियोग की प्रक्रिया है, 124D में है। तो 124D में जितना अधिकार राज्यसभा को है उतना ही अधिकार आप बताएंगे लोकसभा को है। तो ये भी जो है मतलब क्या नाम है, गलत है, ये भी गलत है। धन विधेयक पारित करने में, हाँ अगर मान लीजिए मनी बिल को पारित करना हुआ तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। आर्टिकल 109, तो आर्टिकल 109B के तहत मनी बिल, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाएगा। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में वो अगर बिल जाता है तो राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक ये अपने पास रख सकती है। और मान लीजिए राज्यसभा ने धन विधेयक को लेकर कोई संस्तुति दी है या कोई सिफारिश की है तो उस सिफारिश को या उस संस्तुति को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बिल है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है तो आप बताएंगे वो धन विधेयक है, और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। राज्यसभा में बहस के लिए वहां जाएगा और राज्यसभा के पास इतना अधिकार है 14 दिन तक उस बिल को अपने पास रख सकती है। और अगर उसने कोई संस्तुति दी है, कोई सिफारिश दी है तो फाइनली इसमें राज्यसभा का कुछ भी नहीं चलेगा, जो चलेगा वो लोकसभा पर। तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा किस पर निर्भर रहती है, लोकसभा पर ही निर्भर रहती है। और अगर मान लीजिए कोई अनुदान मांग लाया गया पैसा निकालने के लिए तो राज्यसभा में मतदान नहीं होगा, वो लोकसभा में ही मतदान हो सकता है। बजट भी लाया जाएगा तो लोकसभा में, हाँ चर्चा राज्यसभा में भी होगी, लोकसभा में होगी। तो धन से मामले, पैसे से संबंधित कोई भी विधेयक अगर है तो लोकसभा के पास पावर ज्यादा है और राज्यसभा के पास पावर कम। इतना ही पावर है कि राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ये अपने पास उस बिल को रख सकती है। तो इसमें पूछ रहा राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है, तो बता दीजिएगा धन विधेयक के मामले में से लोकसभा के पास पावर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने दिन तक अपने पास रख पाएगी, 14 दिन तक। और 14 दिन हो गए इसने वापस नहीं किया तो फिर
किसका माना जाएगा? लोकसभा का मान लिया जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना हम लोगों को फॉलोइंग स्टेटमेंट विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। ये सही, अभी हमने बताया था कि राज्य सूची के विषय पर सबसे पहले कानून बनाने के लिए उस विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करना होगा, और राष्ट्रीय हित का घोषित करके, और ये किस सूची की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय हित का घोषित करना जो होगा वो राज्य सूची के विषय को करना होगा, और राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित में घोषित करके और वो बिल कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा में उसको कितने बहुमत से पारित कराया जाएगा? 2/3 से। तो 2/3 से अगर बिल पारित हो गया तो उस विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। तो यदि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का मान लिया जाता है और उसे राष्ट्रीय हित का मान करके राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करा दिया जाता है, तो 1 वर्ष के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। तो पहला तो सही है, पहला सही है। 249 का प्रयोग होगा, यहाँ पर 249 का प्रयोग किया जाएगा 1 वर्ष के लिए, लेकिन उसके पहले 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा और उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित भी करना होगा। तो पहला सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। नहीं, आपात की उद्घोषणा, ये जो दिया गया आपात की उद्घोषणा 352 में, तो 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राज्यसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी और लोकसभा दोनों में भी होगी, दोनों में होगी। तो ये कह रहा केवल लोकसभा में होगा, ये गलत है। जितना पावर राष्ट्रीय आपात के मामले में लोकसभा को है उतना ही पावर राज्यसभा को है। दूसरा गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, ये आपको ऑप्शन चुनना है। तो फिर कथनों में से कौन सही है? पहला ही सही है, पहला सही और दूसरा गलत है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा गलत। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्ट पर है। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में अधिकतम संख्या, तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो दिया गया है, तो अधिकतम संख्या आप बताएंगे 250 है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 है। और वर्तमान में प्रभावी संख्या, वर्तमान में जो प्रभावी संख्या है, तो राज्यसभा में प्रभावी संख्या जो दिया गया है वो आप बताएंगे 245 है, 245 है। और 245 में से आप बताएंगे 224 लोग, 224 लोग राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और इसके बाद 8 लोग, 224 नहीं बल्कि 225 लोग राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 8 लोग जो होंगे वो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा। तो 250 और 8 233, तो 233 लोग जो हो जाएंगे वो निर्वाचित होंगे, और शेष 12 सदस्य, तो शेष 12 सदस्य जो हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो जाएंगे, नॉमिनेट हो जाएंगे, कला, साहित्य और विज्ञान। तो इसका जो हो जाएगा वो आप बताएंगे, इसका जो होगा वो 233 और 12 245 हो जाएगा। और 8 में से 4 जम्मू कश्मीर के होंगे, 3 दिल्ली के होंगे, 1 पांडिचेरी के होंगे, 3 दिल्ली के होंगे और 4 जम्मू कश्मीर के होंगे। इसलिए क्योंकि इन्हीं 3 जगह पर विधानसभा का गठन किया गया। हालांकि जम्मू में अभी भंग है, लेकिन जम्मू की विधानसभा को समाप्त नहीं किया गया है। तो देखिए अधिकतम 250 सदस्य हैं, प्रभावी संख्या इस समय 245 है। 245 में से 225 राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं
8 लोक संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा और 8 में से 4 जम्मू के द्वारा, 3 दिल्ली के द्वारा, 1 पांडिचेरी के द्वारा, शेष 12 लोग मनोनीत होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। 280 सदस्य हैं जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नहीं है 250 अधिकतम है, 245 है और 12 मनोनीत होते हैं, इसलिए पहला गलत है। 275 सदस्य 18, ये भी गलत है। और 250 सदस्य हैं जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 250 सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा 80C के तहत मनोनीत किए जाते हैं, थर्ड हो जाएगा, थर्ड। और अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। तो 250 है, लेकिन करंट में 245 है। जो 5 बच रहे हैं, ये 5 कहाँ से आ सकते हैं, तो 5 जो बचे हुए हैं वो राज्यों द्वारा आएंगे। 250 में 238 लोग निर्वाचित होते हैं। 238 में से अधिकतम आप बताएंगे कि 238 जो निर्वाचित होते हैं तो उसमें 8 लोग राज्य के होंगे, बाकी शेष सभी राज्यों के, जो 8 लोग हैं वो संघ राज्य क्षेत्र के होंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो सब राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, पीएम कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका अस्तित्व है। आप बताएंगे 1977 में हुआ था, तो इसका जो अस्तित्व था वो 77 में था, ये सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये गलत है, प्रधानमंत्री का सचिव होता है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही नहीं, इसमें जो है क्या नाम है, इसका अस्तित्व जो आया था 19 विपक्ष का नेता और इसमें पीएमओ के संबंध में कार्यालय, ये पहला सही और दूसरा गलत। तो इसका जो हो जाएगा, पहला आपका इसमें सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा जो भंग होती है वो लोकसभा, राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, 85 में करते हैं। तो उसमें किसकी लिखित सिफारिश होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद की सिफारिश होनी चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन सही, राष्ट्रपति भंग करेंगे, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर करेंगे, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही है और आशा करेंगे कि आप लोग को ये समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।